रखना चाहते हैं, वरना दुनिया भर की चीजें आप लोग पूरे दिन में सुनते हो, कितनी आप लोगों को याद रहती है ये सोचो 1 मिनट के लिए बैठकर। वीडियो सुनते रहोगे, निकलती रहेगी जाती रहेगी, जब तक उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चीजें नहीं याद रहने वाली है यार। तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो इसलिए आप लोग ढंग से चीजों को तभी रख पाओगे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बोलते हो कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया जरा। कृष्णा, राधे राधे, जगन्नाथ। आप सभी लोगों को नंदुस ट्यूटोरियल की ओर से ढेर सारा प्यार। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि जैसे कि आप लोगों ने ये क्लिप देखा, जिस क्लिप में वीर सर ने आपको रिवाइज करने के लिए कहा है। हम लोग तो हर दिन वीर सर का वीडियो देखते हैं या फिर किसी न किसी सर का करेंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं, पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, उसको रिवाइज करना। आप जितना ही उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छे से परफेक्टली उसको याद रख पाएंगे, और जितना ही याद रख पाएंगे उतना ही प्रीलिम्स में और मेंस में अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन को अप्रोच हो या फिर मेंस में आपको आंसर्स लिखना हो, आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी जाके वहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए ये जो सीरीज़ है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के आर्टिकल्स वगैरह कुछ कुछ रिवाइज करवाऊँगा। इवन आपके प्री के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी कवर हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात यही है कि ये वीडियो के लास्ट तक आप जब ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा दोस्तों, पूरा याद हो जाएगा। और सबसे यही इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना, क्योंकि हम तो देख तो बहुत चीज़ लेते हैं, लेकिन याद कितना रखते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो मैं हूं नंदू, आप सभी का बंधु, लेके आया हूं आपके लिए आज एक नया गवर्नमेंट का स्कीम, जो कि है पीएम ऊषा स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों पीएम ऊषा स्कीम, आप सभी लोगों ने एक बार तो इसका नाम तो सुन ही लिया होगा कि पीएम ऊषा स्कीम के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं इसका रिवीजन। इसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा याद हो जाएगा दोस्तों, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आप मेंस में भी लिखेंगे, आप प्री में भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्री से तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस GS2 में आपके गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अब बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, सोशल इश्यूज़ में ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक आ जाए जिसमें कि गवर्नमेंट्स ने क्या क्या किया है एजुकेशन को सुधारने के लिए, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो ये सब में भी आप उसको एडिशनल पॉइंट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यही चीज़ है कि जो हम पढ़ते हैं उसको हमारे एग्ज़ाम में कहाँ उसे लिखना है, कहाँ उसको यूज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं, बहुत सारा सोर्सेस है, बहुत सारे कंटेंट हम लोग ले लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उस कंटेंट को कहाँ आपको यूज करना है। इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी एजुकेशन के बारे में कुछ आ जाए तो वहाँ लिख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आ जाए तो वहाँ लिख सकते हैं, सोशल इशूज़ में लिख सकते हैं, वुमेन का अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वहीं भी लिख सकते हैं कि ये स्कीम है जिससे कि उसमें वुमेन्स का एनरोलमेंट को बढ़ाने की बात हो रही है, वहाँ जेंडर इक्विटी का बात हो रही है, तो सोशल इश्यूज़ में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप समझ गए दोस्तों एक बार। अब ये चीज़ एक्चुअली है क्या, पहले ये समझ लीजिए, और इसको कैसे याद करना है इसके बारे में भी हम लोग रिवाइज कर देंगे कि इतने अच्छे से आपको रगड़ देंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़, पीएम ऊषा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। वैसे ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये एक फेडरलिज्म का इशू भी बन चुका है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि ये सेंटर के जो ये स्कीम है उसको रेटिफाई नहीं कर रहे हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री था, उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक नया स्कीम लॉन्च किया था, पीएम ऊषा स्कीम, उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। अभी आपको अगर याद करना है दोस्तों, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट कीजिए अपने मन के अंदर, या फिर आप जहाँ पर भी हैं उसको रिपीट कीजिए। वहाँ पे बोलिए उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। हुआ क्या था, फेडरलिज्म का इशू था,
जिसमें कि बहुत सारे स्टेट जैसे कि केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हैं, मतलब साइन नहीं कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये स्कीम क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाई है। इतना पूरा क्लियर हो गया है दोस्तों? तो आप कमेंट में हाँ लिखिए दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उच्चतर शिक्षा और मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन किसे कहते हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आज ये कन्फ्यूजन सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है जो जहाँ पे कि फंडामेंटल राइट में भी बात हुआ है, जो 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे को, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसी में आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल आ जाता है, जो कि 6th क्लास से लेके स्टैंडर्ड 1 से लेके आपका स्टैंडर्ड 8 क्लास तक। तो स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 तक, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 तक, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8, उसको बोल देंगे एलिमेंट्री एजुकेशन। 1 से 5th को प्राइमरी, 6th से 8 को अपर प्राइमरी, और 6th से पहले जो आंगनवाड़ी उसको प्री प्राइमरी बोलेंगे। इतना क्लियर? उसके बाद 9th 10th को हम बोलेंगे सेकेंडरी, 9th 10th को बोलेंगे सेकेंडरी, याद कीजिए मेरे साथ बोलिए, 9th 10th को बोलेंगे सेकेंडरी। फिर 11th 12th को बोलेंगे सीनियर सेकेंडरी, 11th 12th को बोलेंगे सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। 11th 12th को क्या बोलेंगे? सीनियर सेकेंडरी। एक एक बार लिखिए, कमेंट कीजिए, एक बार मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको रिपीट कीजिए, देखिए आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अब देख लेते हैं मोटा मोटी ये जो पीएम ऊषा स्कीम है, ये स्कीम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो आपको याद रखना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बोलिए मेरे साथ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये ऐसा स्कीम है जिसमें कि सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन पूरा खर्चा सेंटर नहीं उठाएगा। इसमें कुछ खर्चा स्टेट को उठाना पड़ेगा और कुछ खर्चा जो है आपको सेंटर उठाएगा। तो दोनों जो सेंटर है और स्टेट है, दोनों मिलजुल के इसका खर्चा उठाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या याद रखना है आपको? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बोलिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि ये एक्चुअली 300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, 300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके एजुकेशन का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ है। तो सेकेंड चीज़ क्या है? ये एजुकेशन का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च हुआ है। बोलिए एक बार, एजुकेशन की क्वालिटी को ठीक करने के लिए लॉन्च हुआ है, और 300 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये एनरोल किया है। की ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी को बढ़ाना है, जेंडर इक्विटी लाना है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। AEQ याद रखिए, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इक्विटी बढ़ाना है और क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। याद हुआ? AEQ याद रखिए, AEQ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है तो AEQ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है, इक्विटी अच्छा करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है, थर्ड चीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से अभी रिवाइज करते हैं। पहले उसका फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। सेकंड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स उसको साइन नहीं कर रहे हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या था? AEQ, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, इक्विटी को अच्छा करेगा और क्वालिटी को अच्छा करेगा, ठीक है। अब देखेंगे की फीचर्स। की फीचर्स में बोलेंगे मेरू ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च को ट्रांसफर करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना है, पहला फीचर। सेकंड, बहुत सारे मॉडल डिग्री कॉलेज जो है उनके साथ मतलब नया नया मॉडल डिग्री कॉलेज एस्टैब्लिश करना है, तभी तो होगा इक्विटी। मतलब ये जो AEQ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सेसिबिलिटी अगर बढ़ाना है तो कॉलेज का जो नंबर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मॉडल डिग्री कॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा उससे, और क्वालिटी भी अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सिटीज़ का एनहांस करना पड़ेगा, उनको अच्छा पैसा देना पड़ेगा जिससे कि वो अच्छी सैलरी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमोट एरिया, एस्पिरेशनल एरिया में काम करना पड़ेगा, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उस एरिया को, उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग काम करेंगे, उसमें अगर मॉडल डिग्री कॉलेज खोलेंगे, वहाँ अगर ज़्यादा पैसा का खर्च करके वहाँ पे अच्छा टीचर्स वगैरह आएंगे, तो जाके वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगा और क्वालिटी बढ़ जाएगा।
तो एक बार फिर से कीजिए, उसका मन में रिवाइज कीजिए कि उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, की ऑब्जेक्टिव क्या था AEQ, की फीचर्स क्या है, मेरू ट्रांसफॉर्मेशन, नया नया कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी को एनहांस करना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, प्लस जेंडर इंक्लूजन और इक्विटी को भी बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। अब फंडिंग के बारे में सबको ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टेट्स वगैरह क्यों साइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फंडिंग स्टेट मतलब सेंटर को जितना करना चाहिए वो उतना सेंटर फंडिंग नहीं कर रहा है और स्टेट पे ज़्यादा बोझ डाल दे रहा है। तो वही फंडिंग जो है ये स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को एक्चुअली फंडिंग दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सेंटर नहीं देगा, उसमें स्टेट भी कुछ पैसा उसमें देगा। ठीक है दोस्तों। तो फंड फ्लो फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को देगा बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिया जाएगा, इसमें पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट को देगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को देने वाला है दोस्तों। ठीक है। और ये फंडिंग जो होने वाला है इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स विच एनलिस्ट ईच स्टेट स्ट्रेटेजी टू एड्रेस इशूज ऑफ इक्विटी, एक्सेस, एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन। तो ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वही हम लोग जो पढ़े वही सब चीज़ें। तो इतना जितना हम लोग पढ़े इतना भी अगर आपको अच्छे से याद हो गया है, मैं तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये याद हो गया होगा, बिकॉज हम लोग 2-4 बार इसको रिवाइज किए। और अगर आप मेरे साथ फिर से मैं जैसे बोल रहा था आप भी अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं, उसको अगर फिर से दोहरा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका याद हो गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ थोड़ा सा एडिशनल चीज़ वीर सर पढ़ाए हैं, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान किसे कहते हैं, एलिमेंट्री लेवल को किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो था दोस्तों, उसी जो स्कीम में है, और ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है जिसको PM ऊषा स्कीम बोलते हैं। तो ये जो भी स्कीम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये छोटा छोटा स्टेप्स वगैरह उठाया जा रहा है दोस्तों। तो आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि इसका नीड क्या था, ये इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नीड क्या है, क्यों इसको एक्चुअली अभी चाहिए साइन करने के लिए, क्यों चाहिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए, है ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही अभी नीड है, क्योंकि हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट को देखना है जहाँ की मतलब एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया वगैरह में। और स्टेट्स को भी, यूनिवर्सिटी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड मिल जाएगा इससे, प्लानिंग इस स्कीम से प्लानिंग अच्छे से हो पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, मॉनिटरिंग हो पाएगा। और जो स्टेट का जो प्रपोजल है उसके साथ भी बहुत सारे स्टेट का प्रपोजल को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट करने को मिलता है। तो इसीलिए ये जो नया नया चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने से बहुत फ़ायदा है। तो नीड में आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं एक अच्छा चार्ट बना के। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न यही है जो फंडिंग के बारे में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैसा बोलता है दोस्तों, पैसा बहुत ही अल्टीमेट हो गया है आजकल के दुनिया में, और पैसा के चलते ही ये सारा का सारा जो कंसर्न्स वगैरह है या फिर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह साइन नहीं कर रहे हैं, तो सब पैसा का खेल है। ठीक है। तो स्टेट्स को 40% एक्सपेंस संभालना पड़ेगा। ठीक है। और अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ क्लैरिटी भी अच्छे से फंडिंग के बारे में नहीं बताया गया है, जिसके लिए स्टेट्स वगैरह अप्रहेंडेड है। ठीक है दोस्तों। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है PM ऊषा स्कीम के बारे में, तो वो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले आपको देखना है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो अब उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये करेक्ट है। ये 300 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर करना है, तो ये करेक्ट है। कि ऑब्जेक्टिव क्या बोला था, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ये आंसर होगा D, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से याद हो गया होगा, PM ऊषा स्कीम के बारे में अच्छे से आप पूरा हर चीज़ क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही वीडियोस को आपको अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ एक नए मोटिवेशन कोट के साथ हमारे वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट यही है दोस्तों कि समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समय भले ही कितना ही बुरा क्यों ना चल रहा हो दोस्तों, समय अब अगर आप सच्चाई के साथ हैं, अगर आप सत्य के साथ हैं, तो हमेशा सत्य जीतता है। ठीक है। लास्ट में सच्चाई की जीत होती है। अगर आप अच्छे से, आपका समय भले ही बुरा चल रहा है लेकिन आप सत्य के साथ में, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ, पूरे कंसिस्टेंसी
के साथ अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हैं, पूरे डिसिप्लिनरी वे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ टाटा बाय बाय दोस्तों।